तो हेलो भाई, जिस सीरीज का इंतजार था वो सीरीज आ चुकी है और इससे हम लोग इमॉर्टैलिटी सीजन 3 को शुरू करने वाले हैं। वो कहानी की शुरुआत उसी डीमन लैंड से होती है जहाँ पे फ्रेंगान और हो डियांडू दोनों के बीच दुश्मनी शुरू हो जाती है और हो डियांडू उसे गोल्डन टावर के अंदर बंद कर देता है, मगर थैंकिंग वहां पर आकर उसे बचा लेती है। जिसके बाद फेंगान हुआ डियांडू को चैलेंज करता है और वो उससे कहता है कि उसे 10 साल का टाइम चाहिए। 10 साल के बाद वो डियांडू को उसकी हरकत की सजा देगा, जिसके बाद वो देखने से वीक को कभी भी तंग नहीं करेगा। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि फेंगान फेंकिंग के पास आता है, उससे आकर कहता है कि सीनियर सिस्टर आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मदर फेंकिंग उससे कहती है कि फेंगान तुमने मुझसे झूठ बोला, मैं तुम्हें काफी टाइम से नोट कर रही हूँ, वाली कल्टिवेशन बहुत तेजी के साथ अपग्रेड होती जा रही है। जब हम लोग उस डीमन आर्काइव वाले गुफा में मौजूद थे, मैंने वहाँ भी देखा था वहाँ कल्टिवेशन लेवल काफी तेजी के साथ इंक्रीज हो रहा था, यहाँ तक कि मैं उस डीमन से मुकाबला नहीं कर पाई थी, मगर उस गुफा में तुम उस डीमन से बहुत ही आसानी से बच पा रहे थे। शायद तुम्हें ये बात मालूम नहीं होगी, पर यह बात मुझे पता चल चुकी है कि ड्रैगन स्क्रिप्चर तुम्हारे पास मौजूद है। फेंग हम काफी तक घबरा जाता है, उसे लगा कि शायद अब उसका राज खुल जाए, किंशी उसे छोड़ेगी नहीं। मगर फिर फेंग टिंगशी कहती है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी इस ड्रैगन पिक्चर के बारे में किसी को भी नहीं बताने वाली, क्योंकि जितने भी इमोर्टल कल्टिवेटर्स हैं उन सब के पास अपने अपने सीक्रेट्स हैं और हर कोई अपना सीक्रेट सबसे छुपा कर रखता है। तुमने भी छुपा कर रखा है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मगर मैं तुम्हें एक बात बता दूं, भले ही तुम्हारे पास वो ड्रैगन पिक्चर है और उसके बावजूद भी तुम होवर्ड डियांडू को नहीं हरा सकते, चाहे तुमने उसके साथ 10 साल का ही एग्रीमेंट क्यों ना कर लिया हो। मुझे लगता है कि 10 साल के अंदर अंदर तुम उसके लेवल तक ही नहीं पहुंच पाओगे, तो उसे हराना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि वो करंटली जिस लेवल में है, इस लेवल को अचीव करने में भी तुम्हें 10 साल से ज्यादा का असर लग जाएगा। और इन 10 सालों में होवर्ड डियांडू कहां तक पहुंच जाएगा इसका तो तुम्हें कोई अंदाजा भी नहीं। और तुम्हें तो शायद ये किसी ने बताया भी नहीं होगा कि लिंगन होवर्ड डियांडू बाय मिस्टेक एक इमोर्टल गुफा के अंदर चले गए थे, जहां पे उन्हें एक इमोर्टल लॉर्ड ने एक ऐसा साफ ट्रिगर्स दिया था जिससे डियांडू ने अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था। उस मैजिक वेपन के साथ वो न जाने कितने मैजिक वेपन्स क्रिएट कर सकता, और मुझे पूरा यकीन है कि वो इमोर्टैलिटी को भी बहुत जल्द अचीव करने वाला है। एक मर्तबा वो सीक्रेट रियलम ऑफ इमोर्टैलिटी में आ गया, तो मुझे नहीं लगता कि तुम उसे कभी भी हरा पाओगे। तुम्हारे ये 10 साल की प्रैक्टिस भी बिला वजह में ही जाया हो जाएगी। मगर फेंगान कहता है कि सीनियर सिस्टर आप जानती है कि जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तब से कोई ना कोई मेरी जान का दुश्मन बना रहता है। मैंने हमेशा से उन लोगों का मुकाबला किया है और मैंने एक सीखी है, और वो ये है कि अगर यहाँ पे अपनी इज्जत करवानी है तो उसके लिए हमें सबसे ऊपर वाले लेवल को अचीव करना होगा। जब हम सबसे ज्यादा ताकतवर होंगे तभी हमारी हर कोई रिस्पेक्ट करेगा, वरना हर कोई हमारी जान का दुश्मन बना रहेगा। और मैं जानता हूँ कि सीनियर हो डियांडू का मुकाबला करना आसान नहीं है, बल्कि इस तरह यूं डर डर के जीने के तो एक मर्तबा लड़कर मर जाना ही बेहतर है। मैं यूं खामोशी से लोगों की बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सुनकर फेंकिंग शू से कहती है कि तुमने काफी अच्छी बात कही है, मगर मुझे लगता है कि बहुत जल्द हेवन एंड अर्थ रेवोल्यूशन का टाइम आने वाला है, और उसके बाद डीमन और इमोर्टल्स के बीच में एक बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली। मगर इस जंग में बहुत सारे लोग अपना कल्टिवेशन लेवल अपग्रेड करेंगे और बहुत से लोग इस मौके के इंतजार में है कि दोनों इमर और इमोर्टल वार में ज्यादा से ज्यादा रेजर से खटे कर सके। मुझे लगता है कि शायद तुम्हें फिलहाल अपने बारे में ही सोचना चाहिए। जिस पर फेंगान कहता है कि आप बेफिक्र हो जाएं, 10 साल के अंदर अंदर मैं होवर्ड डियांडू का काम तमाम कर दूंगा। तो फेंग टिंगशी कहती है कि बहुत जल्द डिसाइपल्स के एनुअल रैंकिंग को शो करने वाला है, और बहुत सारे टेक मास्टर्स को उस टाइम बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी दिए जाएंगे, जिनमें कुछ वन शू पिल्स भी होंगी। और अगर तुम उन पिल्स का इस्तेमाल कर लेते हो तो मुझे लगता है कि तुम सुपर नेचुरल रियलम को अचीव कर सकते हो। और मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि तुम्हें सब लोगों का मुंह बंद करने के लिए अपने आप को साबित करना होगा। तो फेंगान कहता है कि सीनियर सिस्टर आप बेफिक्र हो जाए, मैं खुद को साबित करने के लिए आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा। और फेंकिंग शी उससे कहती है कि मैं तुम्हें एक फेवर दे रही हूँ, जेटियन पीक में बहुत सारी पिल्स तुम्हारे काम की हैं, तुम जितनी भी पिल्स यूज करना चाहते हो यूज कर लो। ये कहकर वो फौरन से वहां से चले जाती है, और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे डिसाइपल सीनियर सिस्टर जियालान के पास बैठे दे होते हैं, और वो उन लोगों को बता रही होती है कि इस मर्तबा सेक्ट ने बहुत सारे डिसाइपल्स को प्रमोट किया है, और मुझे कहा गया है कि मैं तुम लोगों को बहुत सारे नए टेलीविजन मेथड सिखाऊं। मगर एक बात याद रखना,
कल्टीवेशन मेथड सीखने के लिए तुम लोगों को अपने माइंड को बिल्कुल शांत रखना है। वो उन लोगों को वहाँ पर बिठाकर टीच कर रही होती है और दूसरी तरफ हम लोग फेंगान को देखते हैं, वो वापस से अपने माइंड वन में गाता है, वो देखता है कि वहाँ पर ड्रैगन ये फेस्टोन को रिफाइन कर रहा है, जिस पर फेंगान खुद भी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो ड्रैगन उसे बताता है कि मैं हुआन गुआन सीक्रेट मेथड्स को इसी तरह ही यूज करता हूँ। फिलहाल तो मैं तुम्हारे लिए 5 रक्षास्त्र मोर्चस बना रहा हूँ जो कि आगे चलकर तुम्हारे बहुत काम आने वाले हैं। ये डीमन से लड़ने में तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे और उसके बाद तुम अपनी कल्टीवेशन को भी बहुत ही तेजी के साथ अपग्रेड कर पाओगे। एक मरतबा ये मॉन्स्टर दूसरे मॉन्स्टर्स का ब्लड एब्जॉर्ब कर ले तो ये एक शूरा मॉन्स्टर के फॉर्म में आ जाएगा और इस वक्त मैं लाइंग सोर्स की सारी एनर्जी को इसके साथ कंबाइन कर रहा हूँ। ये एक ऐसा इमोटर डीमन पपेट बन जाएगा जो कि अपनी मर्जी से फोर्स को भी यूज कर पाएगा। हिसुमकन फेंगन काफी ज्यादा हैरान होता है और ड्रैगनों से बताता है कि ये डीमन फ्लाइंग सोर्स को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर सकता है। मैंने इसे शूरा बोन से बनाया है। इसकी बनावट ऐसी है कि ये दिखने में भी बहुत ज्यादा खतरनाक होगा और ये दुश्मनों को बारमैन में जरा भी देर में नहीं करेगा। बस सिर्फ तुम्हारे अप्रूवल की देर है। तुम इस पर अपना ब्लड मार्क लगाकर इसे किसी भी टाइम पे समन कर सकते हो। मगर एक बात याद रखना, ये मॉन्स्टर तुम्हारे फोन के साथ कनेक्टेड रहेगा और अगर तुम्हें कुछ होगा तो तुम्हारे साथ ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। युसम का फेंगाल कहता है कि मेरे पास काफी हेल्पर आ चुके हैं, इससे मेरा काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ड्रैगन कहता है कि तुम्हें बस सिर्फ और सिर्फ अपने कल्टीवेशन पर फोकस करना चाहिए, बाकी का काम तुम सिर्फ मुझ पर छोड़ दो और मैं तुम्हें एक सीक्रेट गुफा में लेकर जाता हूँ जो कि तुम्हारे कल्टीवेशन के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट जगह रहेगी। वहाँ पर तुम्हें बहुत सारे मॉन्स्टर्स मिलेंगे, उसके अलावा तुम वहाँ पे एलिक्सियर्स भी बनाकर उनसे अपनी कल्टीवेशन को अपग्रेड कर पाओ। और अच्छी बात तो ये है कि वहाँ पर तुम्हें धर्मा शुक्ला जेड स्टोन भी मिल सकता है। तो धर्मा शुक्ला जेड स्टोन का सुनकर फेंगन काफी हैरान होता है और कहता है कि ये क्या चीज होती है। तो ड्रैगन उसे बताता है कि ये एंशिएंट वार का एक रेलिक है। हर रेवोल्यूशन के बाद एक जेड स्टोन बनना शुरू हो जाता है। जब उसका और पूरी तरह से उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है तो वो एक धर्मा जेड सूत्रा बन जाता है। इस धर्मा जेड सूत्रा की पावर इतनी खास है कि इससे तुम न सिर्फ मैजिक वेपन्स को रिवाइन कर सकते हो बल्कि इसे तुम अपनी प्रैक्टिस के लिए भी यूज कर सकते हो। तो फेंगान कहता है ये तो वाकई ना खास प्लेजर लग रहा है। मैं जरूर चाहूंगा कि तुम मुझे इसके बारे में और बताओ। उसके लिए हम यहाँ अंडरग्राउंड जाना है तो हम लोग वहाँ चलते हैं। ये कहने के बाद वो अपने माइंड से बाहर आता है तो वो देखता है कि जियालान सब लोगों को लेक्चर दे रही होती है और कुछ देर में वो लेक्चर खत्म होता है तो सारे डिसाइपल यहाँ वहाँ चले जाते हैं और फेंगान भी अपने घर की तरफ जा रहा होता है। मगर दिन वहाँ पर एंडर फेंग आ जाता है और उससे कहता है कि अरे ये तो वही फेंगान है ना। तो फेंगान उसे देखकर वही पे ही रुक जाता है और फेंग टिंगवी से कहता है कि ये लड़का कौन है। ये सुनते ही फेंग टिंगवी कहती है कि क्या तुम बेवकूफ हो, तुम इसे नहीं जानते। जब ये सीनियर ब्रदर ये नानटियान है, यूं समझ लो कि ये एक थर्ड रैंक का मास्टर है। ये बाप नानटियान से कहता है कि लगता है जूनियर ब्रदर मुझे भूल गया है। ले तो याद होगा जब सीनियर ब्रदर हुओटियान ने तुम्हें उस टेंपल के अंदर बंक किया था, मैं भी वहाँ पे मौजूद था। सीनियर ब्रदर हुओटियान ने तुम्हें वहाँ तो बिल्कुल कुत्ते की तरह मारा था। सच पूछो तो मैं वो सब कुछ अभी तक भूल नहीं पा रहा। इन्हें के बाद अचानक फेंगान को याद आता है कि ये एंडर उस वक्त वहाँ पे मौजूद था और इसने फेंगान के खिलाफ गवाही भी दी थी और इसने कहा था कि फेंगान अपना ट्रेजर देने से साफ साफ इनकार कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इसे बुरी सजा देनी चाहिए। जी याद आता ही फेंगान कहता है कि अच्छा तो वो ये था। ये याद आने के बाद फेंगान को बहुत गुस्सा आता है, मगर दूसरी तरफ नानडियानो से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम लोगों को बता रहे हो कि तुम्हारी मंगेतर के साथ जो भी बंदा घूमेगा तुम उसे मारोगे। अब देखो तुम्हारी मंगेतर तो मेरे साथ है, चलो क्या तुम मुझे मारोगे। ये सुनकर जेंगानो से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझे उकसा रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करूँ, पर तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हारा ये ख्वाब भी पूरा कर दूंगा। कुछ ही महीनों की बात है, जब मैं रैंकिंग में टॉप में आ जाऊंगा उसके बाद मैं तुमसे पूछूंगा। तो नानटियानो से कहता है कि ठीक है, मैं भी याद रखूंगा कि तुम डिसाइपल रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पर आते हो या नहीं। ये कहकर फेंगान तो वहां से चला जाता है, मगर फेंग किंग व्यूज से कहती है कि क्या हो वेश कर क्यों नहीं रहे। तो नानटियानो से कहता है कि जूनियर सिस्टर उस पे गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। अगर वो वैसे ही डिसाइपल लिस्ट में टॉप में आ जाता है तो मुझे लगता है कि वो वैसे ही डाउशाउ लिस्ट में आ जाएगा, जिसे लिस्ट ऑफ डेथ कहते हैं। और जो बंदा एक मर्तबा लिस्ट ऑफ डेथ में आ जाता है उसके बाद उसकी मौत तो पक्की है। ऐसे भी फिर हुओटियानडू को 10 साल का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा और तुम्हारी भी इससे जान छूट जाएगी। उम्मीद है कि अब तुम खुश होगी। ये सुनकर फेंग किंग भी कहती है कि सीनियर ब्रदर आपका बहुत बहुत शुक्रिया,
आपने मेरी काफी हेल्प की है। जिस पर नानटियान उससे कहता है कि ये तो कोई बात नहीं, ये तो बस एक छोटा सा मसला था, आइंदा कभी भी मेरी हेल्प चाहिए हो तो मुझे बता देना। कहने के बाद फेंग किंग भी वहां से चले जाती है। नानटियान कहता है कि तुम लोग कब से यहाँ पे छुप के खड़े हुए हो। ये कहने के बाद अचानक से हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे दो लोग अपीयर होते हैं, जिनमें से एक मोटा और एक पतला और लंबा होता है। यूं समझ लें कि ये मोटू और पतलू की जोड़ी है। ये दोनों ही असल में नानटियान के लिए काम करने वाले जासूस हैं। नानटियान उससे कहता है कि तुम दोनों जाओ और जाकर देखो कि फेंग हान क्या कर रहा है, वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है और कहाँ जाके कल्टीवेशन करता है। मुझे हर एक चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए, और अगर तुम लोगों को कोई भी चीज एबनॉर्मल लगे तो फौरन से मुझे बताना। ये कहने के बाद वो उन लोगों को कुछ जिंग युआन पिल्स देता है और कहता है कि एक मर्तबा रिवर एंड पीक रैंकिंग का मसला हल हो जाए, उसके बाद मैं वन लुओ पीक दोबारा से जाऊंगा और वहां से कुछ और ट्रेजर्स लेकर आऊंगा और तुम्हें भी उनमें से कुछ वेपन्स दूंगा। ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। इनमें हमें दिखाया जाता है कि फेंग हान फेरी क्रेन के साथ बहुत ही दूर निकल आया होता है। क्रेन उसे एक पहाड़ पर लाकर उतार देती है और उसे कहती है कि ये जगह तो बहुत ही ज्यादा डरावनी है। मुझे लगा था कि शायद हेनहाई डेजर्ट वो ज्यादा खतरनाक है, पर ये जगह तो उससे भी ज्यादा बुरी है। मुझे यहाँ पे डर लगने लगा है, तुम खुद अपना ख्याल रखना, मैं तो यहाँ से फौरन से जाती हूँ। ये कहते ही वो क्रेन उड़कर चली जाती है और दूसरी तरफ फेंग हान उस पहाड़ से नीचे देखता है तो उसे कुछ ग्रीन फ्यूम नजर आ रहा होता है, जिस पर उसे पता चल जाता है कि नीचे कोई गुफा मौजूद है। ये कहने के बाद वो फौरन से नीचे जाता है तो वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक गहरी गुफा होती है। फेंग हान उस गुफा के अंदर चला जाता है तो उसे अंदर एक लंबा रास्ता नजर आता है, जिस पर वो ड्रैगन भी बाहर आ जाता है और कहता है कि फाइनली मैं हजारों सालों के बाद यहाँ पे वापस आया हूँ। यहाँ की फीलिंग अब भी बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है। तो फेंग हान उसके साथ उस अंडरग्राउंड जगह में जाता है तो वो कहता है कि ये दुनिया तो बिल्कुल सेम टू सेम बाहर की दुनिया के जैसी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ऊपर की दुनिया के नीचे एक अलग से दुनिया आबाद है। मगर यान लुओल से कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं, तुम्हें येलो स्प्रिंग के बारे में तो मालूम ही नहीं कि उसका पानी अंडरग्राउंड जगह के डीप फेस पॉइंट से आता है और इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि तुम्हें बहुत ज्यादा अजीब लगेंगी। इससे पहले शायद तुमने कभी कुछ ऐसा देखा ही ना हो। ये कहने के बाद उन्हें दो पहाड़ों के बीच में से एक पतला सा रास्ता नजर आता है, जिस पर फेंग हान उस ड्रैगन की तरफ देखता है तो वो दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि वो लोग इस रास्ते से जाएंगे। तो फेंग हान उस पतली सी जगह से क्रॉस करते हुए उसके दूसरी तरफ चला जाता है और वो वहां पे देखता है कि वहां पर अलग से एक अंडरग्राउंड जगह मौजूद है, मगर वहां पे कुछ वुल्फ आ जाते हैं, जिन्हें देखते ही ड्रैगन कहता है कि ये तो अबेस वुल्फ हैं। उन्हें देखते ही फेंग हान फौरन से अपने डीमन पपेट्स को समन करता है और वो वुल्फ जैसे उस पर हमला करने के लिए आते हैं तो फेंग हान का वो पपेट एक एक करके उनकी धुलाई करना शुरू कर देता है। उनमें से एक वुल्फ सीधा जाकर यान के पास गिरता है तो यान उसका हेड में लगा हुआ क्रिस्टल निकाल कर उसे देखता है और कहता है कि ये अबेस वुल्फ सच में बहुत ही अजीब से हैं। इन सब के सिर में एक जैसे ही स्टोन्स लगे हुए हैं। दूसरी तरफ हम लोग उस पपेट को देखते हैं जिसने एक वुल्फ को पकड़ा हुआ होता है और ड्रैगन से कहता है कि ज़ेंग, इन वुल्फ के हेड में जो ब्लड क्रिस्टल लगा हुआ है ये बहुत ही अच्छा मटेरियल है, इसे हम लोग बहुत ही अच्छे से एलेक्सियर्स बना सकते हैं। तो फेंग हान कहता है ऐसी बात है तो फिर अब इन वुल्फ की शामत आने वाली है। ये कहने के बाद वो पपेट फौरन से अपने वेपन बाहर निकालता है और फिर उनकी एक एक करके जमकर धुलाई करना शुरू कर देता है। वो पपेट इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो किसी पर भी रहम नहीं दिखाता और कुछ ही देर के अंदर वो वहाँ मौजूद जितने भी वुल्फ होते हैं उन सब की हड्डी पसली तोड़ कर रख देता है। फेंग हान ने कुछ ही देर के अंदर अपने पपेट के साथ पूरा मैदान साफ कर दिया था और दूसरी तरफ हम लोग वाला से नानटियान को देखते हैं। ऐसा है कि जूनियर ब्रदर लिन, काफी दिन हो गए तुम कहीं दिखाई नहीं दिए, आखिर तुम इतने टाइम से कहाँ थे। ये सुनकर ब्रदर लिन कहता है कि ब्रदर नानटियान, सच में तुम्हारे कान तो बहुत ही ज्यादा तेज हैं, तुम बहुत ही दूर से ही हल्की सी आर्ट को भी सुन लेते हो। मगर नानटियान उससे कहता है मैं नहीं जानता कि आखिर तुम इतना दबे पांव कहाँ जा रहे थे। लास्ट ईयर तो तुम बहुत ही ज्यादा उछल रहे थे, अब क्या हुआ। मगर ब्रदर लिन कहता है कि हाँ मैंने बेवकूफी की है, मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि यू हाउस सेक्ट में और भी बहुत सारे टैलेंटेड लोग मौजूद हैं। मुझे फेंग हान के बारे में भी बहुत टाइम से पता है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम उसके खिलाफ कोई ना कोई साजिश कर रहे हो, उसके बावजूद भी वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है। ये भी मालूम है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स की वजह से उसे बर्दाश्त कर रहे हो, वरना तुम कब का उसे मारने की कोशिश करते। पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं, वो लड़का उसे तुम बिल्कुल भी इजी मत लेना। मगर नानटियान उससे कहता है कि मैं तुम्हें ये बताने के लिए
इसलिए आया है कि तुम्हें अपने एग्रीमेंट को फॉलो करना चाहिए, वरना तुम जानते हो ना कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर नतीजा तुम्हारे लिए बुरा होगा, इसलिए बाद में मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें कोई फेवर नहीं दी। ये बात सुनकर ब्रदर लिन कहता है कि ब्रदर जी, तुम आज भी बिल्कुल वैसे ही हो। तुम हमेशा से इनर डिसाइपल को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करते हो ताकि तुम उनके जरिए अपने काम करवा सको, मगर मैं इमोटल सेट का डिसाइपल हूँ और मैं तुम्हारी तरह एक बुज़दिल इंसान नहीं हूँ। तुम्हें जो भी करना है तुम कर लेना है, तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाला। मगर फिर नांटियान से कहता है कि तुम सीधा सीधा क्यों नहीं कह देते, यूं घुमा फिरा कर बात क्यों कर रहे हो? हमारे सेट के रिसोर्सेज बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। मगर खैर, तुम्हें अगर मेरी फेवर नहीं चाहिए तो फिर ना सही, मगर मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि अगर तुम मेरी फेवर ले लेते हो तो उसके बदले में तुम्हें मेरे कुछ काम करने पड़ेंगे, और हो सकता है कि मैं खुश हुए तुम्हें बहुत सारे नए कल्टीवेशन रिसोर्सेज दे सकता हूँ। मगर लिन यानस से कहता है कि ब्रदर, तुम चाहे अपनी पूरी ताकत आजमा लो, मैं तुम्हारे किसी भी जाल का हिस्सा नहीं बनूंगा। तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं तुम्हारा नहीं हूँ। ये कहकर वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है, जिसके बाद नांटियान पीछे से खड़ा होकर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। जिसके बाद ये सीन यही कट होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यान लुओ ने एंगान के लिए एक सूट बनाया हुआ होता है और वो उसे और भी ज्यादा अपग्रेड करने वाला था, और फेंगान जब वहां पर आता है तो वो सारे के सारे ब्लड क्रिस्टल यान लुओ को दे देता है। जिसके बाद यान लुओ उन ब्लड क्रिस्टल्स की पावर को एक साथ मर्ज करके उसमें 7 एविल गार्ड में से एक फ्यूम को भी मिला देता है, जिससे उसकी प्रोटेक्शन और भी ज्यादा हट जाएगी। जिसके बाद ड्रैगन फेंगान से कहता है कि तुम्हारा वो एविल गार्ड तो मास्टर ने छीन लिया है, मगर तुम्हारा ये एक फ्यूम अभी भी ड्रैगन स्क्रिप्चर में बाकी था। मैं हुआन गुआन होली वाटर यूज करते हुए इस फ्यूम को हडकोटन मैजिक क्लॉथ के साथ इंटीग्रेट करने वाला हूँ। ये कहते ही वो उन दोनों को एक साथ रिफाइन करना शुरू कर देता है, जिससे वहाँ पर जबरदस्त लाइटनिंग निकलना शुरू हो जाती है, और हमें दिखाया जाता है कि फेंगहान का वो सूट एक डीमन वुल्फ सूट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसकी आंखें भी होती हैं जो कि क्लियरली मूव कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सूट अपने आप में ही एक जिंदा वुल्फ हो। और यान लुओ फेंगान से कहता है कि हमें ये सूट बनाने के लिए अपने साइरस ग्रीन फ्यूम को भी सेक्रीफाइस करना पड़ा है, जिससे इसकी पावर अब और भी ज्यादा अपग्रेड हो गई है। वो लोग अभी आपस में बातें कर रहे होते हैं कि इतने में अचानक उन लोगों को वहाँ पर कुछ एनर्जी दिखाई देती है, जिस पर यान लुओ कहता है कि ये तो प्योर यांग एनर्जी है, जरूर वहाँ पर कोई मैजिक वेपन है। वो फेंगान से कहता है कि हमें फौरन से बाहर जाकर देखना होगा कि आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है। ये कहने के बाद वो लोग फौरन से अपने पपेट के साथ उस एनर्जी की तरफ चले जाते हैं, और जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा एक बैरियर के अंदर बंद है, और उसके चारों तरफ कुछ डीमंस हैं जो कि उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और वो बच्चा रोते हुए कहता है कि मेरी माँ और मेरा बाप वो कहाँ है? ये देखकर यान लुओ कहता है कि ये तो 5 फन इन स्टार टेक्निक है। वो उस बच्चे की तरफ देखता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये स्टार लाइट गेट से है। ऐसे लोगों के पास तो ट्रेजर्स की भरमार होती है। ये देखकर फेंगान कहता है कि इतना खास और इतना कीमती ट्रेजर एक बच्चे के पास क्या कर रहा है? तो ड्रैगन बताता है कि ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है। तो फेंगान कहता है कि अगर ये बच्चा कोई खास बच्चा है तो ये यहाँ पे एलिमांस के पास क्या कर रहा है? इसे यहाँ पे किसने मरने के लिए छोड़ दिया? इतने हमें वहाँ पर एक लड़की को आते हुए दिखाया जाता है। वो लड़की उस छोटे बच्चे से आकर कहती है कि सुनो बच्चे, ये जगह भी बाहर की दुनिया की तरह है, मंडर कोई भी यहाँ पे तुम्हारी आवाज सुनने वाला नहीं है, इसलिए तुम बिला वजह में ही चिल्ला रहे हो। मैंने लिए बेटा ये कि तुम अपना ये बैरियर हटा दो, वरना और जब मुझे गुस्सा आ गया तो मैं इज्जत तोड़कर तुम्हें खा जाऊंगी। लूनकर वो छोटा बच्चा और भी गलत डर जाता है और रोते हुए उनसे कहता है कि प्लीज मुझे जाने दो, मैं तो बस खेलते खेलते यहाँ पे आ गया, अगर तुम्हें कुछ स्टोन्स चाहिए तो मैं वो तुम्हें दे देता हूँ। ये कहने के बाद वो अपने बैग में हाथ डालकर कुछ स्प्रिंकल स्टोन्स उनकी तरफ थ्रो करता है। ये स्टोन्स देखकर फेंगान हैरान हो जाता है और कहता है कि ये लड़का तो सेम उसी शेप से है जिससे मास्टर बाई ली चैन थे। इस बच्चे को यूं अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता। वो लो ज्ञान से कहता है कि मुझे उस लड़की के बारे में बताओ, उसकी पावर लेवल क्या है, उसके पास जो वो नाइफ है वो कितना ज्यादा खतरनाक है। तो ड्रैगन कहता है कि क्या तुमने डीमन ड्रेस शूरा के बारे में सुना है? लाइकलान के ईमेल वॉरियर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं और साथ में ये दिखने में भी बहुत ही भद्दे होते हैं। मगर दूसरी तरफ अगर फीमेल शूरा तुम्हें कहीं नजर आ जाए तो वो दिन में तुम्हें बाकी नॉर्मल इंसानों जैसी लगेगी। वो नॉर्मल इंसानों की तरह ही खूबसूरत भी होती हैं, मगर उनके पास जो हथियार होता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। ये लोग अपनी फोर को जिनशन नाइफ कहते हैं
और जहाँ तक बात इसकी कैलकुलेशन की है तो ये इटरनल मैजिकल लिक्विड रियल में है। मेरे ख्याल से तुम्हें इससे गणना ज्यादा महंगा पड़ने वाला है। दूसरी तरफ वो लड़की उन डीमन से कहती है कि इस बच्चे को मैं देखती हूँ, तुम जाओ और जाकर बाकी छोटे मोटे लोगों को देखो। ये सुनने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वो अचानक से वो लड़की फेंगान की तरफ पलट कर देखी है तो फेंगान को एक जोरदार झटका लगता है, क्योंकि वो लड़की सेम टू सेम गोंजी की तरह दिख रही होती है। जो देखकर फेंगान बिल्कुल हटका बका रह जाता है और इतने में वो लड़की फेंगान से कहती है कि क्या तुम भी इस बच्चे के साथ खेलने के लिए आए हो। ये कहते ही वो अपने शुगर सोट के साथ उस बफेट वाले एक जोरदार पे करती है, जिससे वो जख्मी होकर वहां से दूर जा गिरता है और फेंगान भी खाई से देते हुए बाल बम बच जाता है। और फिर वो जैसे ही खड़ा होकर उस लड़की की तरफ देखता है तो वो लड़की उसके सिर के ऊपर आकर पहुंची होती है, जिसके साथ ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सुप्रीमेंडर सॉरी मास्टर्स को अपने सामने खड़ा करके कहता है कि बीमन और रिमोटर्स के बीच में बहुत जल्द जंग शुरू होने वाली है। तुम लोग फौरन से अपने जितने भी डिसाइपल्स हैं उन्हें प्रमोट करना शुरू कर दो। हमारे पास अभी वक्त है। तुम लोग अपने सारे के सारे आउटस्टैंडिंग डिसाइपल्स को नए रिसोर्सेज दे सकते हो ताकि वो लोग अपनी पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ा सके। मैं नहीं चाहता कि डीमन वॉर में हम लोग उन डीमन से बुरी तरह से पिट जाएं और जाकर अपने पूरे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करो। ये कहते ही वो लोग वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद ये सीन यहीं कट होता है। और दूसरी तरफ हमें फेंगान को उस लड़की के साथ फाइट करते हुए दिखाया जाता है। फेंगान ने अपने 4 पपेट्स को समन किया था, मगर वो लड़की बहुत ज्यादा ताकतवर होती है। वो अपने चूड़ा सोट की मदद से एक एक करके उन सारे पपेट्स का काम तमाम करते हुए जा रही होती है। ये देखकर फेंगान भी हैरान हो जाता है। वो उन सारे पपेट्स को बांधने के बाद फेंगान से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे डीमन क्लान की टेरिटरी में आने की। भले ही मैं डीमन क्लान में 10th लेवल की वॉरियर हूँ, मगर मुझे पंगा लेना तुम्हें बहुत महंगा पड़ने वाला है। कहने के बाद उन दोनों के बीच में दोबारा से जब फाइट शुरू होती है गो फेंगान अपनी सोट के साथ उस पर एक के बाद एक बार किए जा रहा होता है, मगर वो लड़की भी उस अटैक को डॉज करते हुए उस पर अटैक करने की कोशिश करती है और उसे एक जोरदार किक के साथ उड़ाकर वहां से दूर फेंक देती है। मगर फेंगान दोबारा से वापस आता है तो इस मर्तबा वो लड़की उसे डॉज करते हुए इतना बड़े ख्याल से देखती है, जिस बार फेंगान को दोबारा से उंगली का सैल आने लगता है, मगर वो लड़की उसे दूसरी तरफ उठाकर फेंक देती है। और इस तरह रैगन फेंगान से कहता है कि तुम उसे कुछ देर तक होल्ड करो, डीमन पपेट अब बनकर तैयार होने ही वाला है। और इस तरफ हम देखते हैं कि वो लड़की जैसे ही कली आती है तो फेंगान अपने डीमन वॉर्फ सूट को एक्टिवेट कर देता है, जिससे एक जोरदार चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो लड़की भी अपना काम बंद कर देती है और कहती है कि ये कोई गमदार चीज लगी। लेकिन अपने उस डीमन वॉर्फ सूट के साथ उसके साथ फाइट करना शुरू करता है। और दूसरी तरफ हमें वही मोटू पतलू दिखाई देते हैं। वो दूर से बैठकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं और उनमें से एक कहता है कि आखिर ये बंदा है क्या, ये इतने पावरफुल ट्रेजर्स का इस्तेमाल कैसे कर रहा है। ऐसा तो सिर्फ और सिर्फ बड़ी सीक्रेट रियम वाला वॉरियर यूज कर सकता है। तो वो दूसरा कहता है कि मुझे भी कोई आइडिया नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसकी स्ट्रेंथ की वजह से इसके मैजिक वेपन की पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और ये पावर मुझे पूरा यकीन है कि माउंटेन में नहीं बढ़ी, जहाँ पे कुछ ना कुछ तो अजीब जरूर हो रहा है। ये लड़का अपने अंदर बहुत सारे लाभ छुपाए हुए है। तो वो पतला वाला कहता है कि क्यों ना हम लोग वापस जाएं और जाकर नान पियान को इसके बारे में बताएं, क्योंकि मुझे वैसे ही बहुत ज्यादा डर लगने लगा है। मगर वो मोटा कहता है कि इसमें डरने वाली क्या बात है, हम लोग वैसे ही उस बैटलफील्ड से बहुत ज्यादा दूर हैं। मुझसे हमारी लोकेशन भी ऐसी है कि हम लोग आसानी से छुप कर सब कुछ देख सकते हैं। उन्हें हर किसी भी हालत में ही पड़ेगी कि हम लोग यहाँ पे हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस लड़की ने फेंगान को अपने डीमन वुल्फ रूप में भी पछाड़ दिया था। वो लड़की इतनी ज्यादा ताकतवर होती है कि फेंगान को दोबारा से ड्रैगन के पास जाना पड़ता है। वो कहता है कि तुम्हें और कितना ज्यादा टाइम लगेगा। और दूसरी तरफ वो लड़की वो अपने नाइफ के साथ फेंगान के करीब आ रही होती है और जैसे उस पर हमला करने वाली होती है तो फेंगान फौरन से उस डीमन किंग को रिलीज कर देता है, जो कि आते साथ ही उस पर एक के बाद एक फोटो देख करता है, जिससे वो उसे पीछे धकेल देता है। और फिर हमें जब वो हेवनली एम्परर मैजिक पपेट को दिखाया जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उसे देखकर वो लड़की भी हैरान हो जाती है। वो पपेट फौरन से अपनी सारी सोच को वापस बुला लेता है। और दूसरी तरफ वो लड़की फेंगान से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम हमारे डीमन रेस को मारकर उनसे अपने पपेट्स बना रहे हो। मदर फेंगान उससे कहता है कि तुम्हारे डीमन एंसेस्टर्स ने बहुत सारे क्रीचर्स को मारा है, इसलिए उसने जो कुछ भी किया है उसके बदले में उसके साथ ये सब कुछ होना तो तय था। ये सुनते ही वो लड़की गुस्से में फेंगान के हमला करने के लिए आते हैं और दूसरी तरफ वो पपेट अपनी सोर्ट से उस पर हमला करता है, बट वो लड़की बहुत फास्ट स्पीड के साथ उन सोर्ट्स को डॉज कर लेती है। मगर फेंगान अचानक से उसकी दूसरी तरफ चला जाता है और वो लड़की बीच में आकर रुक जाती है और देखती है कि वो दोनों के दोनों एक साथ उसके हमला करने के लिए आ रहे हैं। कि देखते ही वो लड़की
थोड़ा सा मुस्कुराती है और फिर फेंगान पर पहले से एक जबरदस्त हमला करके उसे उठाकर दूर फेंक देती है और फिर फौरन से उस पपेट के पीछे डालकर अपनी एनर्जी से उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर लेती है, जिसकी वजह से वो पपेट अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। और दूसरी तरफ हम उनको जासूसों को देखते हैं, वो ये सारी बातें सुन रहे होते हैं और उनमें से एक कहता है कि ये फेंगान आखिर क्या चीज है, इतने पावरफुल पपेट को कैसे कंट्रोल कर सकता है, कहीं ये कोई डेविल्स तो नहीं है। मेरी मानो तो हम लोग फौरन से वापस जाकर नानतियान को इसके बारे में बता देते हैं। ये सब कुछ सुनकर ही वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। मगर फिर दूसरा कहता है कि हम लोग थोड़ी देर और इंतजार करते हैं, हो सकता है कि फेंगान यहाँ पे मारा जाए। और जब वो यहाँ मारा जाता है तो हम लोग इसकी लाश लेकर नानतियान के पास जाएंगे। नानतियान को लगेगा कि हम लोगों ने फेंगान को मारा है। ये सुनकर उसकी खुशी तो और भी गलत बढ़ जाएगी और हो सकता है कि वो हमें फिर डबल रिवॉर्ड दे। ये सुनकर वो मोटा कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। ये टेटे वो से जोर से थप्पड़ मारता है और दूसरी तरफ फेंगान जब खड़ा होता है तो वो देखता है कि वो लड़की वो डीमन पपेट को पकड़े हुए है और इतने में वो लड़की उसकी तरफ शूरा स्वॉर्ड थ्रो करती है। तो फेंगान उससे बचते हुए नीचे कूद जाता है और फिर ड्रैगन की मदद लेता है। तो ड्रैगन भी उसकी हेल्प करने के लिए अपनी स्ट्रेंथ उसे देता है और स्वॉर्ड से भागते हुए वो ड्रैगन से कहता है कि मुझे तुम्हारी स्वॉर्ड रिफाइनिंग स्किल्स चाहिए। लाइकन उसके फौरन से स्वॉर्ड स्किल्स को एक्टिवेट करता है, जिससे फेंगान फौरन से अपने मुंह से एनर्जी रिलीज करके उस स्वॉर्ड को वहीं पे ही रोक देता है। ये देखकर वो लड़की बिल्कुल हैरान हो जाती है और कहती है कि ये तो सीक्रेट रियल की मैजिक पावर है। और दूसरी तरफ फेंगान अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस स्वॉर्ड के अंदर से उस लड़की का ब्लड मार्क हटाने की कोशिश करता है। एक तरफ हम लोग देखते हैं कि वो बेलियर अभी भी नहीं डूबा था, वो डीमंस उसे तोड़ कर खा जाते थे। लेकिन वो बच्चा भी हैरान होता है। मगर दूसरी तरफ वो डीमंस हार नहीं मानते और उस बेगिर को तोड़ने के लिए दोबारा से उस पर एक के बाद एक हमला करना शुरू कर देते हैं। और इस तरफ हमें फेंगान को दिखाया जाता है जो कि उस स्वॉर्ड को पकड़े हुए होता है। वो कहता है कि मैंने अंडरवर्ल्ड वाटर से तिरोड़ में मौजूद ब्लड मार्क को हटा दिया है। ये कहते ही वो फौरन से उस स्वॉर्ड छोड़कर अपने हाथों से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उस लड़की को एक बहुत सारा झटका लगता है और उसे काफी इंटरनल इंजरी होती है। ये देखकर वो लड़की फेंगान से कहती है कि इस डर में कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मगर दूसरी तरफ वो देखती है कि वो हेवनली पपेट भी इसकी एनर्जी से खुद को छुड़ा लेता है और नीचे आते साथ ही वो अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड के साथ उस लड़की को अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड के साथ एक जबरदस्त अटैक करता है, जिससे वो लड़की बाल बाल बचती है। मतलब वो हेवनली पपेट अपनी स्वॉर्ड को उसके चारों तरफ गोल गोल घुमाना शुरू कर देता है ताकि वो उसे उस जगह के अंदर बंद कर दे। और फेंगान दूसरी तरफ ऊपर बैठा हुआ मौके के इंतजार में यह है। जैसे ही वो पपेट उसका हमला करता है तो दूसरी तरफ फेंगान भी ऊपर से कूद पड़ता है। मगर अचानक वो लड़की अपने डेमोनिक वेपन का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को वापस पीछे धकेल देती है, मगर वो वेपन को यूज करते हुए खुद भी काफी इंजर्ड हो जाती है। और इतने में वो हेवनली पपेट अपनी स्वॉर्ड के साथ उस पर दोबारा से हमला करने की कोशिश करता है। मगर हम देखते हैं कि वो लड़की हार मानने तो तैयार नहीं होती। वो उसका हाथ पकड़कर उसे जोर से अड़े पत्थर पर दे मारती है। और इतने में फेंगान उसी शूला स्वॉर्ड को लेकर उस लड़की पर हमला करने की कोशिश करता है, जिससे वो लड़की खुद को बचा रही होती है। और इस तरफ वो पपेट भी स्वॉर्ड के साथ हमला कर रहा होता है, मगर वो लड़की इंजर्ड होने के बावजूद भी उन स्वॉर्ड्स को बहुत ही आसानी से ब्लॉक करती है। इतने में फेंगान देखता है कि तो डीमंस उसकी तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो फेंगान अपने हेवनली पपेट के जरिए दो स्वॉर्ड से उन दोनों डीमंस का काम तमाम कर देता है और उन्हीं वो शूला स्वॉर्ड लेके उस लड़की पर एक के बाद एक अटैक करते हुए उसे एक जोरदार किक मारता है, जिसकी वजह से वो वहां से दूर जा गिरती है। इस अटैक की वजह से उस लड़की की इंजरीज और भी ज्यादा गहरी हो गई थी, मगर वो लड़की हार मानने को तैयार नहीं होती। वो हर हाल में उनका मुकाबला करना चाहती थी। वो पपेट और फेंगान दोनों ही एक साथ मिलकर उसका मुकाबला कर रहे होते हैं, मगर वो लड़की किसी तरह उन्हें होल्ड किए हुए होती है। और दूसरी तरफ वो छोटे डीमंस वो जब ये सब कुछ देखते हैं तो वो अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं। ये देखकर वो छोटा बच्चा कहता है कि अच्छा तो तुम लोग यहाँ से जान बचाकर भागना चाहते हो, मेरे होते हुए तो ये हो भी नहीं सकता। ये कहते ही वो फौरन से अपने बैरियर को डीएक्टिवेट कर देता है, जो कि एक स्टार ब्रेसलेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसी स्टार ब्रेसलेट से बच्चा उन दोनों ही डीमंस का काम तमाम कर देता है। और इस तरफ ड्रैगन फेंगान से कहता है कि ये लड़की बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड है, वक्त आ गया है कि तूने इसकी स्वॉर्ड को अपग्रेड कर देना चाहिए। ये कहते ही फेंगान उस स्वॉर्ड पर अपना ब्लड मार्क लगाता है और उसे पूरी तरह से अपग्रेड कर देता है। और स्वॉर्ड को जैसे ही उस लड़के की तरफ थ्रो करता है तो वो उससे बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड होकर दूर जा गिरती है। और फेंगान वो अपनी स्वॉर्ड लेके उसके सिर पे पहुंच जाता है, मगर वो लड़की बिल्कुल होमवी की तरह दिख रही होती है, जिसकी वजह से फेंगान वो काफी कंफ्यूज हो जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि वो उसे मारे या ना मारे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।